Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद राजेश। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम आप तक आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की खबरें लाएंगे, साथ ही उन पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए कार्यक्रम में आज आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर एसपी शर्मा। डॉक्टर शर्मा नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। A warm welcome, Dr. Sharma. जी शुक्रिया, थैंक यू। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं राजेश लेख। Key domestic benchmark indices closed with losses of more than 0.5%. Sensex tumbles 440 points. U.S. Federal Reserve raises interest rates by 25 basis points to highest level in more than 22 years. And Brent crude price climbs more than 0.5%. प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक 0.5% से अधिक के नुकसान में रहे। सेंसेक्स 440 अंक लुढ़क गया। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अपनी ब्याज दरों में की 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी, दरें पहुंची 22 वर्षों से अधिक के उच्चतम स्तरों पर और ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य 0.5% से अधिक की बढ़त में रहा। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से। प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक 0.5% से अधिक के नुकसान पर बंद हुए। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.66% की मंदी से 440 अंक लुढ़ककर 66,267 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.6% की गिरावट से 118 अंक टूटकर 19,660 पर बंद हुआ। हालांकि व्यापक बाजार की बात करें तो यहां बढ़त का रुख था। बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.48% की तेजी में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.07% की वृद्धि दर्ज हुई। Key domestic benchmark indices closed with losses of more than 0.5%. The BSE Sensex tumbled 440 points or 0.66% to finish at 66,267. Similarly, the Nifty 50 at the National Stock Exchange fell 118 points or 0.60% to end at 19,660. In the broader market at the BSE, the mid-cap index rose 0.48% and the small-cap index added 0.07%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of only 9 firms appreciated, while those of 21 declined. Sun Pharma climbed 2.1%, Tata Motors surged 0.8%, and Bharti Airtel gained 0.7%. On the other hand, Mahindra & Mahindra slumped 6.4%, Tech Mahindra declined 3.8%, and Nestle India fell 2.1%. In sectoral indices at BSE, 14 sectors witnessed losses while 6 logged gains. Healthcare sector advanced 2.4%, Realty gained 2.1%, and Telecom index rose 0.4%. On the other side, the auto index declined 1.3%, oil and gas sector slipped 1.1%, and energy index fell 0.8%. The overall market breadth was negative as shares of 1,799 companies declined and 1,765 companies advanced. A total of 139 shares remained unchanged. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 5 पैसे की मजबूती में रहा और $1 की कीमत 81 रुपये 95 पैसे दर्ज हुई।
विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 100.58 पर था। क्या कहेंगे डॉक्टर शर्मा, आज जो हमने बाजार का कारोबार देखा है, शुरुआत मजबूती के साथ हुई, लेकिन मिड सेशन हमने देखा कि बिकवाली का दौर आ गया। क्या ये जो प्रॉफिट बुकिंग कहेंगे आप इसे, या जो 440 अंकों का गिरावट जो हम देख रहे हैं उसमें कुछ चिंता का विषय है? देखिए, चिंता का कोई ऐसा विषय नहीं है, क्योंकि मार्केट काफी स्ट्रांग है और ये टाइम टू टाइम थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के करेक्शंस आते हैं। और आप जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शंस का एक्सपायरी भी था, जो वीकली ऑप्शंस होती हैं उनकी एक्सपायरी थी, तो थोड़ा वॉलेटाइल सेशन था शुरू में। मार्केट्स ने, जैसे आपने बताया, तो काफी अपसाइड दिखाया, लेकिन उसके बाद मार्केट्स में डिसेलरेशन आई, थोड़े प्रॉफिट बुकिंग आई। तो हायर स्तर पे प्रॉफिट बुकिंग होना, और दूसरा जो ग्लोबल हेडविंड्स हैं, जैसे कि यूएस ने अभी अपना इंटरेस्ट रेट तो आगे फिर और इंक्रीज कर दिया है, 22 साल के उच्च स्तर पर चला गया है। तो ऐसी चीजें मार्केट्स को थोड़ा इम्पैक्ट करती हैं और थोड़ा सेंटिमेंट को डिसेलरेट करती हैं। तो उसी की वजह से जो भी हमने देखा कि एक प्रॉफिट बुकिंग एक हायर लेवल पे आई है, तो क्योंकि मार्केट्स ने शुरू में इसको इतना नेगेटिव नहीं लिया। मार्केट्स ने शुरू में पॉजिटिव रुख दिखाया था, लेकिन उसके बाद जो एक एक्सपायरी मोड था ऑप्शंस का, और दूसरा जो प्रॉफिट बुकिंग थी, उसकी वजह से थोड़ा एक नेगेटिव ट्रिगर हुआ, तो जिसकी वजह से सेंसेक्स जो है डाउन फॉल में रहा। और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि ऐसा कोई वरिंग फैक्टर नहीं है मार्केट्स के लिए। मार्केट्स आर वेरी वेरी स्ट्रांग एंड सपोर्टेड बाय द so many factors. Okay, Dr. Sharma, despite, as you mentioned, there was positive global sentiment prevailing due to the reduced prospects of a U.S. recession. Despite that, today in the Indian market, we witnessed sharp corrections, and this was led by banks and autos. So what do you see going forward will happen to the bank and auto sectors? I think there are no worries for these sectors also, because this is only the profit booking. There is no negative factor for the fall in the banking or the auto sector, because these are the major growth drivers of the Indian economy, and there are a lot of reforms for the government, by the government for these sectors during the last many years, as our banking sector is robust, and there are upsides in the price is significant. So I would say this is the normal profit booking. There is no such kind of worry, because now the IMF has also increased our forecast from 6 to 6.1% for the current financial year. And global, though the global growth will remain stagnated at around 3% for the current year and for the next year, but the India's growth story, India's projections are very very intact, and there are no worries from any sector that some challenges or some weakness is there. Yes, there is some concern about inflation. Global inflation is still high, as projected by IMF in its July update. Global inflation is expected to remain at 6.8% for the current year. Globally, I am talking about the global headline. Yeah, we understand. So, in the Indian context, do you think this is the right time to book profits, or should we stay invested? Yes, this is small profit bookings will be there, but the markets hold a lot of potential to move forward and to make new and new highs, as India's growth story has just begun, and there are decades to grow in the higher and higher trajectory and making new and new highs, as our size is going to become in trillions. Like now we are only $3.7 trillion economy for the current year. We will become a $4 trillion for the next year, then 5, 6, 10. Even there are projections that we will be the third and then second largest economy in the world economic system. So there is no reason to book profit and sit and watch the markets. But there are reasons that we should move forward, and we should be remained in the markets to get the overall advantage of India's growth, not only in the coming years but in the coming decades also.
So, डॉक्टर शर्मा, आपने जैसे कहा कि भारतीय जो मार्केट्स हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं, स्ट्रांग फुटिंग पे हैं, एंड जैसा आपने कहा कि दे आर सपोर्टेड बाय सो मेनी फैक्टर्स. क्या आप इन बता सकते हैं हमें मेजर ये फैक्टर्स क्या है, हाईलाइट कर सकते हैं उन्हें? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा सोनू जी. फर्स्ट तो एक जो हमारी कंजम्पशन स्टोरी है, हमारी जो डिपेंडेंस है वो एक्सटर्नल मार्केट्स के ऊपर या एक्सटर्नल हम कहें कि एक्सपोर्ट्स के ऊपर बहुत कम है. हम अपना एक डोमेस्टिक ड्रिवन कंजम्पशन स्टोरी है. हमारी जो कंजम्पशन है वो बहुत ही स्ट्रांग है. और दूसरा जो रिफॉर्म्स हैं, जो सरकार ने रिफॉर्म्स की, जो अभी आपने देखा कि बजट में सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए का एक कैपेक्स अनाउंस किया है, जो कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स में और ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करेगा. और जब ऐसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स होते हैं तो इकोनॉमी में एक एग्रीगेट डिमांड है वो इंक्रीज होती है, जिससे कि ग्रोथ मोमेंटम बना रहता है. ग्रोथ के ऊपर कोई ऐसा चैलेंज नहीं आता. तो ग्रोथ बहुत ही सपोर्टिव है. मतलब डिस्पाइट चैलेंजेस, अगर आपने पिछले साल भी वॉच किया कि हम बहुत सारी हेडविंड्स हुई. एक तो रशिया यूक्रेन का मेजर जो कॉन्फ्लिक्ट था उसका इम्पैक्ट पूरा ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर. दूसरा हाई इन्फ्लेशन. और तीसरा जो पैंडेमिक के बार बार स्टॉप एंड स्टार्ट सिचुएशन, वो पिछले साल भी रही थी कि पैंडेमिक वापस कई उसके वेव्स का एक खतरा बना रहता था. तो डिस्पाइट सच चैलेंजेस हमारी जो इकोनॉमी है वो 7% से भी ज्यादा पे ग्रो कर रही है पिछले साल में. 7.2 के ऊपर जो है वो अनुमान लगाया गया है. तो एक स्टोरी जो फैक्टर्स हैं जो मैं बता रहा हूं कि कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी, वो अभी इतना जल्दी खत्म होने वाली नहीं है. वो डेकेड्स तक चलेगी. और हमारी जो ग्रोथ है उसी की वजह से एक मेजर सपोर्ट नीति रहेगी. अभी तो हम अपने पोटेंशियल ग्रोथ रेट से काफी नीचे हैं. आने वाले टाइम में जब ग्लोबल सिचुएशन भी सेटल होगी और जब हमारी जो रिफॉर्म्स हैं और विजिबल होंगी और जो बिजनेसेस और इंडस्ट्री जो आगे इन्हीं रिफॉर्म्स के बल पे आगे बढ़ेंगे तो ग्रोथ जो है वो और ऊपर जा सकती है. हम 8-9-10% के ऊपर ग्रो करने की भी चेष्टा रखते हैं. तो जो ओवरऑल रिफॉर्म्स हैं, जो ओवरऑल सपोर्ट है, जो ओवरऑल एक स्ट्रेंथ है इकोनॉमी की, वो बहुत ही स्ट्रांग है. अगर रेजिलियंस अगर हम देखें इंडिया की तो वो हमारे सामने है कि बहुत सारे चैलेंजेस के बावजूद भी हम अच्छे नंबर्स में ग्रो कर पाए हैं. और जो अभी की जो स्टोरी है, अगर हम आने वाले 2027-28 तक देखें, जो कि IMF के प्रोजेक्शंस हैं अभी हमारे पास हैं, जिसमें हम टॉप 10 इकोनॉमीज में, हम मेजर इकोनॉमीज में हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेंगे. हमारा जो ग्रोथ रेट है वो 6% से ज्यादा रहेगा. Okay. Dr. Sharma, has the IMF identified any specific policy measures or reforms that could further bolster India's growth potential in 2023? Along with that, are there any concerns about inflationary pressures and their potential impact on India's growth outlook for 2023, which is highlighted by IMF? IMF has provided the figures like India's revised growth forecast and projections for the next many years. But yes, India's challenges, like the major challenges from the inflation side, because this disruptive weather conditions may cause the rise in prices once again, and there may be some rise in inflation also. But we have to tackle all these challenges with our domestic reforms. Like the government is now very serious about the supply chains and strengthening the supply chains and to address the shortages of the supplies. Like they banned the rice recently because there was some escalation in the prices. So going forward, now the government is looking at a great price stability in the country so that inflation is not becoming a challenge again and again. So the inflation trajectory is expected to remain smooth in the coming times, but we have to address the ground realities like cold storage and enhancement of the rural infrastructure so that we are able to store the perishables in a calibrated manner, and we are able to supply such kind of essential items to the consumers at the time of crisis when there is a scarcity in the system.
Reforms are needed and reforms should continue. But the story, as mentioned, is very positive and very strong to move forward, though the challenges will remain from the domestic as well as from the global markets. So, Dr. Sharma, आपने जैसे अभी कहा कि जो अमेरिकी फेड है उन्होंने 0.25% बढ़ाया है इंटरेस्ट रेट मोर देन 22 इयर्स हाई लेवल पे पहुंच के, और उन्होंने अभी भी डोर ओपन रखा है कि और भी रेट हाइक्स हो सकती हैं इस संदर्भ में कि अभी भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, फूड इन्फ्लेशन हमने देखा है कि वो अभी भी थोड़ा सा जो मॉनसून अत्यधिक होने की वजह से एक थोड़ा सा चिंता का विषय बनी हुई है। इस संदर्भ में आपको लगता है कि आरबीआई का जो इंटरेस्ट रेट कट एक्सपेक्ट किए जा रहे थे इकोनॉमिस्ट द्वारा मिड ईयर, वो अब आगे पुश हो जाएंगे? देखिए, अभी जो एक्सपेक्टेशन थी कि शायद आरबीआई कुछ रेपो रेट में कट कर सकता है, लेकिन जो थोड़ा सा इन्फ्लेशन में, सीपीआई इन्फ्लेशन में जो वापस एक बढ़ोतरी आई है, जैसे हमने देखा कि वापस वो 4.3 से बढ़ के अभी फिर 4.8 हो गया है। तो अभी ऐसा नहीं लगता कि आरबीआई कोई ऐसा मेजर लेगा जिससे रेपो रेट कट करे, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि अगर इन्फ्लेशन एड्रेस हो जाए 1-2 महीने में, वो 4% के आसपास आके स्टेबल हो जाए और वहां पे स्टेबल रहे 1-2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, तो आरबीआई सोच सकता है कि इन्फ्लेशन जो है वो अभी स्टेबल होना शुरू हो गया है। तो उस संदर्भ में हम उम्मीद कर सकते हैं कि आरबीआई कुछ रेपो रेट में कट करे। अभी जो उम्मीद है वो लगभग कोई इस साल के चौथे क्वार्टर पर चली गई है कि जहां मैं समझता हूं कि आरबीआई उस टाइम पे जाके आफ्टर दिसंबर कुछ ऐसे मेजर्स ले सकता है जहां पे रेट कट किया जा सके। और एक और डेवलपमेंट है जिसपे आपकी छोटी सी टिप्पणी चाहेंगे। यूरोप के जो मेजर बैंक्स हैं जिसमें डॉयशे बैंक, लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप भी शामिल है, उन्होंने बैड लोन्स के बढ़ते रिस्क पर अपना ध्यान आकर्षित किया है सबका, ये कहकर कि ग्लोबल इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है स्लो ग्रोथ और हाई इन्फ्लेशन से। और अगर हम जक्सटपोज करें तो भारत में हम देख रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर की स्ट्रेंथ बनी हुई है। पंजाब नेशनल बैंक के रिजल्ट्स आए 307% इंक्रीज इन इट्स स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट जून क्वार्टर में। बैड, और उन्होंने जो रीजंस बताए हैं, सबसे पहला है कि बैड लोन्स कम हुए हैं और रिकॉर्ड इंक्रीज हुआ है नेट इन्वेस्टमेंट इनकम में। सो आपको लगता है कि जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक कहते हैं कि भारत एक शाइनिंग स्टार है, हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो भी स्टैंड आउट कर रहा है अपनी स्ट्रेंथ में? जी बिल्कुल, आपने सही कहा सोनू जी कि जो एडवांस्ड इकोनॉमीज में बैंक्स हैं वो अभी उनके जो लैंडिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो काफी टाइट हो गए हैं। ये आईएमएफ ने भी अपनी रिपोर्ट में अभी जो आई है, लेटेस्ट रिपोर्ट है जिसमें ग्रोथ प्रोजेक्शन दी है, उसमें मेंशन किया है कि एडवांस्ड इकोनॉमीज के जो लैंडिंग स्टैंडर्ड्स हैं काफी टाइट कर दिए हैं, क्योंकि वहां पे जो बैंकिंग सेक्टर में कुछ वीकनेस दिखाई देती है बहुत सारी इकोनॉमीज में, उसको एड्रेस करने के लिए दे आर वेरी सीरियस अबाउट सच थिंग्स। बट इंडिया में जैसे अभी हम देख रहे हैं, आपने मेंशन किया कि पीएमडी के जो नतीजे हैं बहुत अच्छे आए हैं और ओवरऑल जो बैंकिंग सेक्टर है बहुत मजबूत है और रेजिलियंट है। हमने देखा कि कई क्राइसिस में, कोरोना में या फिर उससे पहले लिमन क्राइसिस में या फिर अभी रिसेंटली जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस में, तो किसी भी टाइम पे बैंकिंग सेक्टर में कोई ऐसी वीकनेस नजर नहीं आई जहां पे बैंकिंग ने जो हमारा कंजम्पशन, प्रोडक्शन और जो गवर्नमेंट सेक्टर को सपोर्ट नहीं किया हो। हर एक जगह पे बैंकिंग सेक्टर ने एक अच्छे तरीके से और सुदृढ़ प्रणाली के साथ सपोर्ट किया है। कोई ऐसा कभी हमने फ्लॉ नहीं देखा है। तो बैंकिंग सेक्टर बहुत स्ट्रांग है और हमें कोई ऐसी इसमें कोई ऐसा चैलेंज नहीं है कि कुछ ऐसी चीज होगी जो इनको इम्पैक्ट कर सकती है। तो काफी इनके जो रिफॉर्म्स हैं और जो इनकी प्रणाली है काफी स्ट्रांग है जी। तो आने वाले टाइम में हम समझते हैं कि बैंकिंग सेक्टर एक अच्छी दिशा में, एक अच्छे स्ट्रांग अपनी उसके साथ आगे बढ़ेगा, स्ट्रेंथ इसकी मजबूत रहेगी। तो जो कि बैकबोन है, बैंकिंग सेक्टर हमेशा एक बैकबोन होता है हर एक इकोनॉमी की। अगर बैंकिंग सेक्टर में कुछ वीकनेस हो तो पूरा इकोनॉमी जो है वो उसके ऊपर इम्पैक्ट है। जैसे एडवांस्ड इकोनॉमीज में देख रहे हैं कि लैंडिंग प्रोसीजर्स काफी टाइट कर दिए गए हैं, तो उनको बैंकिंग सेक्टर में उतनी मजबूती नजर नहीं आ रही है, जिससे कि उनके ग्रोथ रेट्स हैं जो उनके ऊपर भी आने वाले टाइम में इम्पैक्ट दिखाई देगा। और ऑलरेडी बहुत सारी एडवांस्ड इकोनॉमी जो है वो
डिसिलरेट कर रही हैं। अगर हम यूरो जोन की बात करें तो पिछले साल 3.5% के ऊपर ग्रो किया 2022। जी 2023 का ग्रोथ रेट जो है 0.9% IMF ने बताया है। और ऐसे यूके में भी 4% के लगभग का ग्रोथ था पिछले साल, जो भी 0.4% पे इस साल में रहेगा। और यूएस में 2% से ज्यादा था, जो भी कम होके 1% पे जाएगा इस साल में। तो ओवरऑल अगर हम एशिया में देखें तो एशिया में ग्रोथ प्रोजेक्शंस बढ़ी हुई दिखाई। इनफैक्ट आपने एशिया की बात की है तो डॉक्टर शर्मा, एशिया के बाजारों पर भी नजर डाल लेते हैं। अन्य एशियाई बाजारों में आज बढ़त का रुख था, सिवाय चीन के, जहां का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.2% की गिरावट में रहा। सबसे अधिक उछाल 1.4% हांगकांग के हैंगसेंग में आया। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 1% बढ़कर बंद हुआ। जापान के निकेई में 0.7% की वृद्धि दर्ज हुई और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.4% की बढ़त में रहा। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो यहां भी दिन के कारोबार में रुख तेजी का था। फ्रांस का कैक 1.3%, जर्मनी का डैक्स 0.8% और लंदन का फुटसी 0.3% की बढ़त पर थे। The US Federal Reserve has raised interest rates to the highest level in 22 years as it battles inflation. The decision lifted the benchmark rate by 25 basis points to a range of 5.25% to 5.5%. It marked the 11th increase since early 2022, when the Fed started raising borrowing costs to try to cool the economy and ease inflation. And the US stocks ended mixed yesterday after the Federal Reserve raised the interest rates to their highest level in more than 2 decades. The Dow Jones Industrial Average added 0.2%. The S&P 500 index ended flat, while the Nasdaq Composite Index fell 0.1%. Dr. Sharma, the Federal Reserve statement has kept the door open for future rate hikes, but prioritizes data-driven decisions. So therefore, the fact of the matter is that we have to keep or be vigilant towards inflation risks remaining a key focus for the rate setting committee. Correct? Yes, because inflation is still a major worry for the advanced economies, particularly for the US economy. They are not able to address the inflation situation to the normal level, to the tolerance level. So that's why their thought process is again to increase the Fed rate, and they have already increased, and they are expecting that in future they may also move forward with the increasing mood. But that will be challenging for the world economy, because now interest rates are more than 22% and 22 years high. But such kind of increases also force the other developing and emerging economies to also move forward to increase in the interest rates so that their returns on investments are same or at the level. So that's why this will impact the overall scenario of the emerging and developing economies from its potential growth rate. So going forward, I think if the inflation situation is not addressed in the US economy or other advanced economies, then there will be a major impact on growth. Moving on, the Brent crude price climbed more than 0.5%, recouping losses from the previous session. In intraday trade, Brent crude was trading at $83.52 per barrel. West Texas Intermediate crude price was at $79.52 per barrel when reports last came in. Dr. Sharma, today the rise was supported by supply tightness owing to OPEC Plus production cuts, and there has been renewed optimism on the outlook for Chinese demand and global growth. So in light of all this, do you think the Brent will now continue to go north? I would say that prices in the oil markets will will remain volatile, but there is no escalation or some rise in the prices, because the demand or the overall growth rates of many economies, the major oil consumption economies are decelerating. So that's why
such scenario will not be supportive for the oil prices at the high level and are expected to remain in the normal growth trajectory. आइए अब चलते सराफा बाजार की ओर। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना 60 रुपए महंगा होकर 59,525 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। सितंबर अनुबंध वाली चांदी भी 625 रुपए के उछाल से 75,950 रुपए प्रति किलो पर थी। वैश्विक बाजारों की बात करें तो न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना बढ़त के साथ $2,017 प्रति आउंस पर था और चांदी $25.25 प्रति आउंस पर थी। Finance Minister Nirmala Sitharaman has said that the government will consider the production-linked incentive PLI for the chemicals and petrochemicals sector to make India a manufacturing hub. Addressing the third edition of the Summit on Global Chemicals and Petrochemicals Manufacturing Hubs in New Delhi, Ms. Sitharaman said the existing size of this sector will have a major impact on the economy as it has 80,000 products in the market. She said the world is looking towards India for alternative investment destinations because it has a large domestic market. The PLI scheme has led to a significant increase in production, employment generation and exports in the country. The government has implemented the scheme in 14 sectors with an incentive outlay of 1,97,000 crore rupees to strengthen their production capabilities. चाइना +1 की जो एक अपॉर्चुनिटी थी उसको कैश इन करने के लिए बहुत छोटी विंडो है। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ने कहा था, आपको लगता है पीएलआई स्कीम जैसी जो स्कीम्स हैं ये बहुत मददगार होंगी इस डायरेक्शन में? जी बिल्कुल सोनू जी, क्योंकि पीएलआई से बहुत अच्छा सेंटीमेंट बना है, बहुत अच्छा बूस्ट मिला है। अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट्स में बहुत तेज गति से हम आगे बढ़े हैं पिछले 2-3 साल में। और जैसे कि अभी ऑनरेबल मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि एफडीआई के पीएलआई स्कीम जो है वो केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स में भी लाने का विचार है, तो एक बहुत अच्छा संदर्भ है और इसमें इस सेक्टर को बहुत तेज गति मिलेगी। ऑलरेडी ये सेक्टर एक मेजर ग्रोथ ड्राइवर है जिसमें जो साइज है लगभग कोई आने वाले टाइम में $300 बिलियन के आसपास एस्टिमेट किया गया है और इसका एक्सपोर्ट भी अभी $50 अरब से भी ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, जो कि टोटल एक्सपोर्ट का लगभग कोई 12-13% के आसपास एक्सपोर्ट होता है। तो अगर इसमें पीएलआई आ जाती है तो इस सेक्टर को और स्ट्रेंथ मिलेगी और जैसे कि पूरा वर्ल्ड में जो एनर्जी डिमांड है और खासकर इमर्जिंग इकोनॉमीज में जो एनर्जी डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए इस सेक्टर में अगर सपोर्टिव पॉलिसीज आएंगी तो काफी अच्छा ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन में काफी अच्छा सहयोग दे सकता है। और एक्सपोर्ट के लिए भी जैसा उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट को भी हेल्प करेगा। जी जी बिल्कुल, मैंने ऑलरेडी मेंशन किया कि अभी भी टोटल डॉक्टर शर्मा 13% के आसपास इसमें इसका कंट्रीब्यूशन रहता है। जी डॉक्टर शर्मा, आई एम सॉरी, ड्यू टू paucity of time we would have to end the program here itself. Thank you so much for being with us and taking our queries related to the market and the economy. And before we end, the headlines once again. Key domestic benchmark indices closed with losses of more than 0.5%. Sensex stumbled 440 points. U.S. Federal Reserve raises interest rates by 25 basis points to highest level in more than 22 years. And Brent crude price climbs more than 0.5%. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.